26 नवंबर 2008 की शाम, ये शाम मुंबई कभी नहीं भूल पाएगा, जहां पूरे मुंबई के शहर अपने कल से अनजान अपने अपने कामों में बिजी थे। किसी ने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि अब से बस कुछ घंटों बाद मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरा भारत कांप उठेगा। खबर मिली है कि मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ है। सीएसटी स्टेशन के अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। बस एक और बड़ी खबर, मुंबई पर दूसरे आतंकवादी हमले की खबर आ रही है। मुंबई के ताज होटल के अंदर आतंकवादी घुस चुके हैं। मुंबई में जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर लोगों की चीख पुकारें तेज होती गईं। मुंबई को दहला देने वाले आम कपड़ों में आम दिखने वाले 8 लड़के बोट से बगावत पार्क में उतरते हैं। इतनी रात को इन लोगों को समुंदर से आते हुए देख वहां के लोकल लोगों को शक हुआ। इन लोगों में मौजूद भरत दामोरे नाम के एक आदमी को अजीब लगने के साथ साथ कुछ मिस्टीरियस भी फील हुआ। इसलिए उन्होंने उन सभी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये सवाल सुनकर उनमें से एक गुस्से से बोलता है कि अपने काम से काम रख। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चल देते हैं। ये देख भरत को इन लड़कों पर शक होता है, जिसके कारण वो आगे चलकर इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को दे देते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस इस बात को हल्के में लेते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं करती है और बाद में कार्रवाई ना करना ही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। चौथे आतंकवादी हमले की खबर आ रही है। इस बार गोलियों की आवाज होटल ओबरॉय ट्राइडेंट से आ रही है। अगर समय रहते ही मुंबई पुलिस कार्रवाई करती तो शायद मुंबई में मौत का तांडव ना देखने को मिलता। शायद उस दिन का इतिहास 166 लोगों के खूनों से सना नहीं होता। वहां से निकलने के बाद ये आतंकवादी 4 ग्रुपों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए थे। मुंबई अपने हर रोज की तरह मस्ती में धूम, लोग अपने कामों में गुम थे। तब तक अचानक मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठती है। मुंबई के लिए ये आवाजें नई नहीं थी। अंडरवर्ल्ड की गलियों में शूट आउट तो होता रहता था। थोड़ी बहुत गोलीबारी मुंबई के लिए आम बात थी, लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था। इतना बड़ा कि जिसकी आवाज पूरे देश को सुन करके रख दिया था। White House Press Secretary Jay Carney delivered the president's message of support to bring the bombers to justice. Struck once again by terrorists. A series of explosions killed at least 21 people and wounded more than 100 others. President Obama condemned the attacks, which ये भी खबर मिल रही है कि 2 आतंकवादी पुलिस जिप्सी में भागे हैं। जिसकी शुरुआत रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से होती है। ये स्टेशन मुंबई के सबसे बिजिएस्ट स्टेशन में से एक था। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से चल रही थी। यात्रियों को ये कहाँ पता था कि यही देरी उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के 2 लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं और दोनों ने मिलकर AK-47 से सिर्फ 15 मिनट में गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इन मासूमों को इतनी बेरहमी से मार रहे हैं। आतंकवादियों की ये गोलीबारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही थी। मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशानी बना था। इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी शामिल थे। कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले की निशानी छोड़ गई। आतंकवादियों की हैवानियत यही नहीं रुकी। इन्होंने टैक्सी, रोड पर चलते हुए लोग सबको अपने धमाकों में मार डाला। भारत इतिहास के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनका मेन और भयानक हमला अभी बाकी था। मुंबई के 3 सबसे फेमस प्लेस होटल ताज, ओबरॉय होटल और नरीमन हाउसिंग के मेन टारगेट थे और ये लोग ताज होटल में आ जाते हैं। उनके होटल में एंटर करते ही होटल ताज गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठता है। पूरे होटल में डर का माहौल बन जाता है। ये लोग कुछ लोगों को मारकर
कुछ को हॉस्टेज बना लेते हैं। वहीं कुछ लोग होटल की खिड़कियों को तोड़कर बेडशीट और पर्दे के सहारे अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। ताज होटल में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। एक तरफ ताज होटल में आतंक मच रहा था, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की चौथी टीम के नासिर और बाबर इमरान नारीमन हाउस में घुसकर वहां के मौजूद लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं और यहाँ पर भी ये लोग खून की होलियां खेलते हैं। इतने पर भी इनका मन नहीं मानता। सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, नरीमन हाउस और टैक्सी बम ब्लास्ट, जहां इतना सब कुछ हो रहा था, वहीं आतंकवादियों का 5वां ग्रुप अब्दुल्ला रहमान और फैदुल्ला ओबराय होटल के लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अपनी दरिंदगी से ये लोग यहाँ पर भी 30 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। मुंबई की ऐसी सिचुएशन को देख महाराष्ट्र पुलिस ट्रूलेस हो जाती है। कुछ देर के लिए उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि गोलीबारी की सूचना पाते ही मुंबई एटीएस के हेड हेमंत करकरे जल्दी अपनी टीम को तैयार कर आतंकवादियों का पीछा करने लगते हैं। वो पहले सीएसटी पहुंचते हैं, पर वहां तब तक खून का खेल खेला जा चुका था। तभी उन्हें फोन पर पता चलता है कि 2 आतंकवादी बंदूक लेकर गामा हॉस्पिटल के पास वाले गली में दिखे हैं। ये क्लू मिलते ही हेमंत करकरे गाड़ी को गामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देते हैं। इस गाड़ी में हेमंत करकरे के साथ कई पुलिस कर्मी भी थे। गाड़ी जैसे ही गामा हॉस्पिटल की गली के पास पहुंचती है, 2 आतंकवादी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। अचानक अंधाधुंध फायरिंग के कारण हेमंत करकरे के साथ सारे पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मुंबई के चारों तरफ गोली और बम की आवाज गूंजने लगती है। इन सबसे परेशान होकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है। न्यू दिल्ली से एनएसजी कमांडो को तैयार किया जाता है, लेकिन एनएसजी को टाइम से एयरक्राफ्ट नहीं मिलने की वजह से उन्हें मुंबई आने में समय लगने वाला था। इसलिए सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी मार्कोस को दिया जाता है। ये मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को अनजान जगहों पर शानदार ऑपरेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन काफी लेट इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से मार्कोस को वहां पर पहुंचने में कई घंटों की देरी हो जाती है। मार्कोस 27 नवंबर की रात करीब 2 बजे मुंबई पहुंचते हैं और वहां से 2 गुटों में बंटकर ताज और ओबराय होटल की कमांड संभालते हैं। मार्कोस अपनी जान की बाजी लगाकर होटल में घुस जाते हैं, आतंकवादियों की छानबीन करने लगते हैं। मार्कोस को तो आतंकवादियों की लोकेशन पता नहीं थी, लेकिन आतंकवादियों को उनके हर एक कदम की खबर रहती थी। वो ऐसे कि मीडिया मार्कोस की लाइव फुटेज दिखा रहा था, जिस पर पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर की भी नजर थी, जो हर एक खबर फोन के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचा रहा था। आतंकवादियों को मार्कोस की लोकेशन मिलते ही उनकी तरफ फायरिंग करना और ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं। इस बीच मार्कोस के जवान ताज होटल और ओबराय होटल से लगभग 200 लोगों को बाहर निकाल चुके थे। हालांकि इस दौरान राहत की बात ये होती है कि करीब सुबह 5 बजे दिल्ली से 200 एनएसजी कमांडो की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी थी। एनएसजी कमांडो मुंबई पहुंचकर सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और वो ताज, ओबराय होटल और नरीमन हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं और इस तरह एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो जाता है और ये ऑपरेशन लगातार 3 दिनों तक चलता है। 26 नवंबर को शुरू हुआ ये मौत का खेल 29 नवंबर के सुबह जाकर खत्म हुआ। इस अटैक में 166 बेगुनाह लोग मारे गए, जबकि 300 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 60 घंटों तक सांस रोककर बैठी मुंबई आखिरकार राहत की सांस लेती है।